चले जी आज की एक्स्ट्रा क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ये रिमेनिंग जो सवाल के अंदर सुबह से छोड़ी हुई थी चीज़ें उनको मुकम्मल करता हूँ। पहले सवाल बैलेंस करते हैं, फिर बोनस वाली एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पेंडेंसीज की तरफ चल पड़ेंगे जो जो हमारी हैं, ठीक है जी। ओके, तो इवेंट नेट करो, क्या आंसर आता है इवेंट? 39.5 पॉजिटिव है। कंपटीशन को नेट करो 33 कौन ये भूल गया था? हाँ माशाल्लाह निकल आए कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सारी इनकम्स और ये सारे एक्सपेंसेस, इनको नेट करें, आंसर क्या आता है? 153. कंफर्म है ये? किताब से भी देख लो, ये नो गलत यही है। अच्छा नेक्स्ट, ये 153.38 क्या है? सरप्लस। यहां पे आके लिखा आपने 153.38। अब आपको चाहिए ओपनिंग जनरल फंड, सिर्फ वो निकल आए तो आप सरप्लस को ऐड करके क्लोजिंग जनरल फंड निकालोगे और सवाल खत्म। ओके, तो ओपनिंग में लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, -3.9। किसी भी तरफ से शुरू कर लेते हैं, यहां से कर लें, वहां से। नेक्स्ट, ओपनिंग में लायबिलिटी 3.2, तो ये 3.2 इधर आ गया। इसका कोई ओपनिंग नहीं है डिस्पोजल के अकाउंट का, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है जी। 36 ओपनिंग में एसिड है तो +36 ओवर, वो साइड ओवर, इधर आ गए। क्रेडिटर लायबिलिटी है 71, माइनस के साथ आ गया। ऐसे नहीं पूरा होना, मैंने लगता आगे भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं, चलने दें। नेक्स्ट, इन्वेंट्री 55.2 एसिड है तो +55.2। नेक्स्ट, एसिड भी है 15.8 प्लस के साथ, लायबिलिटी भी है 55.2 माइनस के साथ आ जाएगा। यहां पे अब आगे शुरू कर रहा हूं मैं, यहां पे लिखना ही, ठीक है। तो 15.8 है मेरे ख्याल से, 15.8 पॉजिटिव और 55.2 नेगेटिव। आगे 6 ये भी लिखने थे जी। एसिड और ये कॉन्ट्रा एसिड लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो 3156 -214.6, इधर भी पूरा नहीं हुआ, एक और लाइन चलेगी, चलने दो। नेक्स्ट, 552 एसिड 166 कॉन्ट्रा एसिड, तो +552 -166 +1262 -542, तो +1262 -540 और आखिरकार हमारी ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। क्या आता है जी? 4178.9 जी। ओपनिंग जनरल फंड 4178.9 प्लस सरप्लस 153.38, क्लोजिंग क्या आ गया? 4332.28। ये क्लोजिंग जनरल फंड और ये सारी लायबिलिटीज टोटल करो, 44.38। ये सारे एसेट्स को टोटल करो, कुछ रह तो नहीं गया जी? टोटल सही हो गया। तो पर्चे के अंदर मुबारक नहीं देनी, अफसोस करके उठ के आना है, ओहो ये तो बैलेंस हो गया। और अगर ये बैलेंस ना हो तो खुशी खुशी उठ के आना है, उठ के आ जाना है, ठीक है। मतलब कि इस पे गौर नहीं करना ज्यादा, कोई एक आधी चीज प्लस माइनस हो जाए तो ये बैलेंस नहीं हुआ करता, ठीक है।
हाँ, उसको देखो एक दफा, प्लस माइनस में कोई गलती तो नहीं है। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो छोड़ो और आगे चलो, क्योंकि अगर मिल भी जाएगा तो एक दो नंबर एडिशनल मिलेंगे, लेकिन 10-15 मिनट जाया हो जाएंगे, जिसमें अगले सवाल के आसान 10-12 नंबर आपके पास इंतजार में बैठे हुए थे आपके लिए। ठीक है जी, आ जाए जी इधर। इससे अगला सवाल है जी सी व्यू, आपका होमवर्क है। सी व्यू क्लब आपका होमवर्क है, मुश्किल सवाल है, करवाऊंगा या डिस्कस करूंगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फिलहाल तो आपने समझना है बस। 2 लेक्चर्स में इनकम एक्सपेंडिचर गोली गोली करा के उस्ताद ने घर भेज दिया था, पर्चे में सी व्यू वाला सवाल आ गया। हर सवाल को ऐसे ही किया करें, होमवर्क को चाहे टेस्ट हो, कि मैं आईक्यू के पर्चे में बैठा हूं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट 6 की तरफ। ले जी, कहानी चलती आई और नेट प्रॉफिट की फिगर मिसाल के तौर पे आ रही है 300 रुपए। ठीक है जी, ये पहला सिनेरियो है, नॉर्मल सिनेरियो। ये मेरी एग्जांपल है जी। अच्छा जी, सिनेरियो 1 नॉर्मल है। नॉर्मल जो आज तक बचपन से पढ़ते आए, ये वो है। लिखा हुआ है जी कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू आ बोनस कह दो, कमीशन कह दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, बोनस या कमीशन ऑफ 10%, बहुत कम है, अच्छा नहीं लगता, ऑफ 20%, एंटाइटल टू अ बोनस ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस, ऑफ द प्रॉफिट बिफोर बोनस। अब ये सिंपल बात है, क्या मतलब, वो प्रॉफिट का 20% लो जो बोनस से पहले का है, तो यही तो हमारे पास अवेलेबल है। ये नेट प्रॉफिट में से अभी बोनस माइनस नहीं हुआ, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस है। आपने इसी के ऊपर लगा देना है 20%। बोनस आप कहोगे जी 300 का 20%, ऐसे ही है, तो 300 का 20% कितना बनता है? 60। तो ये सिंपल हो गया। ठीक है जी, और आपके नेट प्रॉफिट की फिगर आ गई आफ्टर बोनस वाली, कितनी जी? 240। ठीक है जी, तो ये वो सिंपल सिनेरियो है जो आपका दिल चाहता है कि आपको आया करे। सारा इनकम स्टेटमेंट मैंने नहीं बनाया, बस एंड पे एक्सट्रैक्ट्स बना दिए, नेट प्रॉफिट तक तो हम पहुंच गए थे ना। ठीक है, ये सिंपल सिनेरियो है जी, जिसका दिल, जो आपका दिल होता है कि आए, लेकिन ये वाला आता कोई नहीं है। आता नॉर्मली कौन सा है? स्पाइसी वाला सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 2। अच्छा, मैं ना एग्जाम्पल बिल्कुल सेम रखता हूं ताकि आपको पता लगे कि क्या फायदा हुआ अकाउंटेंट को ये फनकारी लगाने का। तो नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस है जी 300। ठीक है, अब लेस करना है इसमें से बोनस को, और हमारे पास आना है नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस। अब सवाल कहता है मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस ऑफ, बोनस या कमीशन। अच्छा जी, ये लो भाई, बोनस या खुद भी कुछ कर लिया करो वैसे, बोनस और कमीशन ऑफ, हमने तस्वीर नहीं बनानी सर, हम तस्वीर खुद ही तो बनाते हैं। बोनस और कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर सच बोनस, ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर बोनस।
अब प्रॉब्लम क्या आई, वो कह रहा है 20% ऐसे प्रॉफिट का लो जो बोनस के बाद वाला है। अब पड़ गई मुसीबत, क्यों? यहां पे आप 300 के ऊपर 20% अब नहीं लगा सकते। वो कह रहा है ये जो प्रॉफिट है ना, ये इसका 20% लगाओ। आगे प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका एक लेंथी लेकिन लॉजिकल तरीका बताता हूं, उसके बाद फिर फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, वो अपने याद करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस x है, ठीक है। तो बोनस जो होगा वो x का 20% होगा, यानी 0.2x। क्या होगा जी? 0.2x ही बनेगा ना, और बोलो, और ये क्या है जी? 300। अब अगर आप देखें बचपन में जो आपने AFC तो किया ही होगा, उसमें मैथ तो पढ़ी ही होगी। अगर आप गौर नहीं सर, नो सर, कुछ भी नहीं किया हुआ आप लोगों ने दुनिया के अंदर, ठीक है। रोटी को तो भी आप चोची कहते हो। तो अगर आप गौर करो तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। इक्वेशन क्या कह रही है कि 300 माइनस 0.2 ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। अब x मैंने क्या अज्यूम किया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर बोनस की फिगर, ठीक है ना, सही है। अच्छा तो सुनो, इस -2x को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो +2x हो जाएगा, यानी आप इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1.2x इज इक्वल टू 300, और x की फिगर आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज इक्वल टू, है, देख लो, हो नहीं सकता, हो गया 300 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना है? 250 एग्जैक्ट, अच्छा एग्जैक्ट 250, डन। अब कुछ ना कुछ तो किया आपने, चलो कुछ ना कुछ तो किया, एक छोटी सी वर्किंग आपने की, जिसके बाद आपके पास वो फिगर आ गई जिस पे आप 20% अब लगा सकते हैं। बहुत लेंथी तरीका है, इसलिए तो फॉर्मूला एक वजह किया हुआ अकाउंटेंट्स ने, वो आप लगा लेंगे, लेकिन बहरहाल फॉर्मूला तो भूल भी सकता है ना, तो ये लॉजिक भूलेगी नहीं इंशाल्लाह। वो भूल जाए तो लेंथी काम करके जान तो छुड़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो है ना जनाब वर्किंग है, ठीक है। ये वर्किंग एक साइड पर हो गई, ठीक है। एक हमने क्या किया, इसके अंदर अज्यूम किया कि हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस है x, और उसके बाद फिर हमने इसको 250 की फिगर को निकाल लिया। अब जरा ट्राई करते हैं, यहां पे 250 की फिगर लिखते हैं, ठीक है। तो ये फिगर 250 ये हमने यहां से कैलकुलेट किया, ठीक है ना। ये 250 कहां से आया जी? ये 250 आ रहा है, ओके। अब इस 250 का 20% लें, कितना आता है? 50। देखो आंसर भी ठीक आ रहा है। तो ये तो हो गया लॉजिकल तरीका, ठीक है। क्या था मसला? मसला क्या था? प्रॉफिट आफ्टर बोनस अवेलेबल नहीं था। उसने कहा परसेंटेज लगाओ उस प्रॉफिट पे जो बोनस के बाद वाला है, तो मजबूरन उसे एक्स अज्यूम किया और सारी कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इतने लेंथी काम का फायदा क्या जब एक फॉर्मूला हमें ये सारा काम ऐसे ही कर दे, ठीक है। आपने जहन के अंदर सिर्फ ये रखना है कि फिगर्स क्या आई हैं। फिगर आई है 50, बोनस की फिगर कितनी आई है? 50। अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला ये है कि आप पकड़ लोगे प्रॉफिट बिफोर बोनस को, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बोनस परसेंटेज और डिवाइड करोगे 100 प्लस बोनस परसेंटेज। ये फॉर्मूला है। पहले मैंने आपको क्या बताया? लॉजिक, तरीका, वो बहुत लेंथी है। उसकी बजाय आप क्या करो, आप सिर्फ इतना सा फॉर्मूला याद रख लो कि जो प्रॉफिट बिफोर बोनस है वो तो आपके पास अवेलेबल है ना, बोलो। तो प्रॉफिट बिफोर बोनस को आप पकड़ो और उसको बोनस की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो 100 प्लस बोनस की परसेंटेज। अब ये देखो, ये इतना लेंथी काम करके 250 निकाला था, इसकी बजाय क्या करो, इसकी बजाय क्या करो,
जो अवेलेबल है प्रॉफिट उसी को पकड़ लो, वो कितना है 300। इसको मल्टीप्लाई करो बोनस की परसेंटेज 20 से और डिवाइड करो 100 प्लस बोनस परसेंटेज यानी 120 से। आंसर बताओ, आंसर तो 50 ही आया। तो इतना लेंथी काम करने की बजाय ये छोटा सा फॉर्मूला हमने याद रख लेना है, ठीक है। तो 250, यही काम हमने अपने सवाल के अंदर भी किया। सवाल के अंदर कितने परसेंट बोनस था? जी कितने परसेंट बोनस था जी? 20%। और हमारे पास उसने कहा था बोनस परसेंटेज लगाओ प्रॉफिट आफ्टर बोनस पे। हम इस सवाल के अंदर आए, हमने देखा हमारे पास प्रॉफिट बिफोर बोनस अवेलेबल है 39.6, बाद वाला नहीं है। तो हमने 39.6 पे मल्टीप्लाई किया 20 से, डिवाइड कर दिया 120 से, 6.6 आंसर आ गया। आप प्रूफ करके भी देख लो 6.6 ही निकला था, बल्कि बाद में प्रूफ कर भी लिया आपने। 33 का 20% 6.6 ही आ रहा था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लॉजिक। अच्छा इधर देखो, फॉर्मूला इसका भी लिखना है तो लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी? इसका फॉर्मूला तो सिंपल होता है, प्रॉफिट बिफोर, आप कहोगे जी इसके ऊपर आ रहा है ये फॉर्मूला, इधर ना करें, इधर लिखें जी। प्रॉफिट बिफोर बोनस पर सिंपल क्या करो, बोनस की परसेंटेज लगा दो। ये तो बहुत बच्चों वाला, ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है ना, ये तो आपका दिल करता है कि ये आए, ये आता नहीं है, ठीक है ना। जो दिल नहीं करता असल में तो वही आता है, ठीक है। तो ये है जी आपकी ये बोनस वाली परसेंटेज की, बोनस वाली एडजस्टमेंट की डिस्कशन। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये डेरिवेशन 250 निकालने की और लंबा चौड़ा काम, उसकी बजाय ये शॉर्टकट, ठीक है। ये है लॉन्ग कट और ये है शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ही लगाएंगे, फॉर्मूला याद रख लें। हाँ जी वही बन जाता है। उस जैसा, ठीक है जी। ओके जी, सी व्यू क्लब होमवर्क में है, करके आइएगा। जी जी अभी करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। जी एमसीक्यूज होमवर्क में दिए थे, 15-20 मिनट अब इन एमसीक्यूज की डिस्कशन करते हैं, उसके बाद ये खत्म हो गए तो फिर थ्योरी को देखेंगे, ठीक है जी। हाँ हाँ, तो रोज होते हैं 4, आज को पहली बार हुए हैं। ओके, पेज 412 ओपन कर लें जी बुक्स का। आप नहीं जाना,
यार इसको गुजरने का रास्ता दे सकते हो तो दे दो। जाओ, उसकी मज फंस कहीं, जाओ जल्दी कर लो। अच्छा जी, फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ें। फोर 412। ये जो निकल रहे हैं ना, इनकी मैं शक्लें देख रहा हूं, कल मैं इनका इलाज कर लूंगा। ये लंबे बालों वाले तुम्हें भी देख लूंगा मैं। बैठो बैठो, पास होने वाले बैठ जाओ। आज यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। कल कर दें शाम को, एक दिन तो जाया करूंगा ना इनका। अच्छा जी, इसका नाम भी नोट कर लो, इसकी शक्लें तस्वीरें बनाते जाओ साकिब, इनकी जो निकल रहे हैं। मोबाइल ऑन करो, तस्वीरें बनाते जाओ इनकी। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड नॉट रिक्वायर अ प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। खाली खामोश हो जाएं, 10 मिनट और दे दें बस 10 मिनट जितने हो गए जी। वो कह रहे हैं जी, इनमें से कौन सी दो में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। ये नहीं वाले जो है ना, ये बड़ा खराब करते हैं। तो पहले आप नहीं को छुपा के ये देख लिया करें कि कहां कहां चाहिए होती है। नॉर्मल वाला सवाल जी। वो कहता है जी, इन लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वेंट्रीज वर अंडरस्टेटेड बाय अ मटेरियल अमाउंट ड्यू टू सिस्टम एरर। अगर सिस्टम एरर पिछले साल आया था तो ये प्रायर ईयर में एरर हो गया ना इन्वेंट्री में। तो अगर प्रायर ईयर एरर है, उसको सही करना पड़े, मटेरियल भी है, तो आपको प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, उसने तो कहा है कि कहां कहां नहीं होती। फिलहाल मैंने कहा जरा होती है को देख लें। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज चेंज्ड इट्स अलाउंस फॉर इररिकवेबल रिसीवर्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उन्होंने क्या कर दिया है जी? चेंज कर दिया है। फ्रॉम 10% आउटस्टैंडिंग डेट्स टू एवरीथिंग ओवर। पॉलिसी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पॉलिसी है, इन्होंने बदल ली, ठीक है। तो प्रोविजन तो वैसे ही एक एस्टीमेट होता था, अंदाजे की बुनियाद पे एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। उन्होंने उस अंदाजे की बेसिस को बदल लिया। जैसे हम फिक्स एसेट की लाइफ 10 साल कहते थे, 10 साल से 5 साल कर दिया, एक एस्टीमेट बदल दिया। तो ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। और चेंज इन एस्टीमेट में आपको सिखाया हुआ है कि आपने सिर्फ करंट और फ्यूचर को सही करना है, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। तो यहां पर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वो वहां पे अंग्रेजी लिखी थी कि पहले वो क्लोजिंग डेटर्स का 10% प्रोविजन बनाते थे, अब उन्होंने कहा है कि 4 महीने से पुराना जो भी डेटर है वो सारा ही प्रोविजन है ये। अच्छा, अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड दैट रिक्वायर्स अ कंपनी टू चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बट गिव्स नो गाइडेंस ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। वो कहता है स्टैंडर्ड बदल गया है, स्टैंडर्ड बदला है तो चेंज इन पॉलिसी तो करना पड़ेगा। अब मैंने कहा था अगर तो स्टैंडर्ड ट्रांजिशनल प्रोविजन में बता दे क्या करना है तो उसकी मानेंगे, और अगर ना बताए तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जरूरी हो जाती है ना। फिर तो चेंज इन पॉलिसी, स्टैंडर्ड खामोश है तो चेंज इन पॉलिसी का जनरल रूल तो यही है कि आपने उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तो अगर चेंज इन पॉलिसी आए और स्टैंडर्ड ने गाइडेंस ना दी हुई हो तो फिर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है, यानी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो यहां पे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट, a company has decided to move from charging depreciation on straight line basis to reducing balance। जी, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, इसमें प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। अब सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है कि किन दो में प्रायर ईयर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, या ये रिक्वायरमेंट है कि किन दो में नहीं करनी पड़ती। अब दोबारा पढ़ लेते हैं जी। वो कहता है जी, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिक्वायर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। तो कौन से दो में रिक्वायर्ड नहीं है? बी में और डी में, ठीक है जी, सही है। चल, अच्छा, कितने बच्चों ने एमसीक्यू सारे अटेम्प्ट किए हैं? अच्छा, अब जरा वन बाय वन आप लोग बताते जाएं। 2 में कोई मसला आया
अब ऐसे पूछेंगे ना, जिन्होंने नहीं किया वो मौज करें, उनका ख्याल था कि सर सारे करवाएंगे, तो पहले वैसे मैंने पहला करवाया, जरा आपका टेम्पो बन जाए। अब जी, कितने बच्चों ने सारे एमसीक्यूज के अंदर हाथ खड़ा करें। ये मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, पास होने वाले बच्चे, बस यही इन्हीं को ही मुखातिब हूं मैं, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू 2 में कोई बेटा मसला आया हो? किसी एक को भी नहीं? 2 में तुम करके आए हो एमसीक्यू सारे? हफाज तुमने हाथ नहीं खड़ा किया पहले, तुम मिशनरी लगते हो इनके। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद IS 8, आगे उसका नाम लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में। हाउ इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंटेड फॉर? अकाउंटिंग एस्टीमेट कैसे अकाउंट फॉर करते हैं? पहले तो अपने जहन में जवाब बनाओ ना। अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज हो, चेंज इन एस्टीमेट हो, तो क्या करते हैं? करंट और फ्यूचर को सही करते हैं, प्रायर ईयर को नहीं छेड़ते। वो कहता है हाउ इज द चेंज इज अकाउंटेड फॉर? नंबर 1, बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट प्रीवियस ईयर फिगर। ये सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लें। बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर एंड, ओ नहीं 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 नहीं, प्रीवियस ईयर फिगर को नहीं छेड़ते। नो अल्टरेशन नहीं, कैसे कह रहे हैं नो अल्टरेशन? करंट ईयर को तो छेड़ना होता है। नाइदर अल्टरेशन, अच्छा आप कहोगे सर हो सकता है करंट ईयर में गलती की ना हो, जरा पूरा पढ़े ना। वो कहते हैं नो अल्टरेशन इन फिगर बट डिस्क्लोजर इन द नोट्स। नहीं नहीं नहीं, डिस्क्लोजर तो हम सिर्फ तभी देते हैं जब चेंज, करंट ईयर को चेंज भी करते हैं और फिर डिस्क्लोजर देते हैं कि करंट ईयर के प्रॉफिट्स पे ये फर्क और फ्यूचर पे ये फर्क, चेंज इन एस्टीमेट का। तो ये तो नहीं लग रहा। आए कहते हैं ना कोई अल्टरेशन करते हैं ना कोई डिस्क्लोजर देते हैं। हाथ दोगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, बाय चेंजिंग करंट ईयर फिगर बट नॉट द प्रीवियस ईयर फिगर, तो ये तो सही है ना। अब फ्यूचर में कुछ हो सकता है भाई, ये चेंज इन एस्टीमेट हो ही इसी साल के अंदर, क्या मतलब? डेप्रिसिएशन नहीं है चेंज इन एस्टीमेट, और भी बहुत सारे एस्टीमेट थे जो मैंने एग्जांपल ली थी। किसी ने इसी क्लास में मुझसे पूछा भी था, प्रोविजन की कोई बात किसी ने पूछी थी। मैंने कहा था पिछले साल प्रोविजन का अंदाजा लगाया था कि 10 रुपए लोग लेकर भागेंगे, असल में 12 भाग गए। तो पिछले साल को छोड़ो, 2 का मजीद एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो। तो यहां पर किसी ने पूछा था मुझसे कि सर ये प्रोविजन का चेंज आप कह रहे हैं, एस्टीमेट चेंज है, तो फ्यूचर ईयर्स में तो इसका कोई चक्कर ही नहीं है। तो भाई प्रेजेंट में तो है ना। मकसद कहने का ये कि पास्ट को नहीं छेड़ना, प्रेजेंट और फ्यूचर जितना अवेलेबल हो उसको सही कर लेना है, ठीक है। जी, नंबर 3 में कोई मसला आया हो? किसको आया मसला? ये यस सर वाले हाथ खड़ा करें जरा, हाथ से हाथ खड़ा करें जिन्होंने यस बोला। ये पीछे चले जाएं, पीछे खड़े हो जाएं जाके। एमसीक्यू करके नहीं आया, ये बदतमीजी नहीं करनी अभी दोबारा, ईमानदारी से, ठीक है ना। हाँ, घर जाके सही नीयत से करोगे ना, खुद पर्चे में उसी ने काम आना है। हाँ, फ्रॉड नहीं लगाना यहां बैठ के मेरे साथ। जी बच्चों, जो करके आए को मसला आया किसी को 3 में, ये ना अब आप लोग करेंगे जाके घर कि तीसरे में बच्चों को मसला नहीं आया, मुझे ना आ गया हो, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने तो नहीं मिलना पर्चे जब जब प्रेप लीव पे चले जाओगे। तो ये तो मेरे पास होते होते ही एमसीक्यू डिस्कस करना है ना। तो अब घर पे जाके फिक्र लाहक होगी कि तीसरा सबको मसला नहीं आया, अगर मुझे ही आ गया तो, और पर्चे में ही यही एमसीक्यू आ गया तो ये अब आपको फिक्र लाहक होनी चाहिए। नंबर 4, मसला आया जी? नहीं आया, बच्चों को मसला नहीं आया। जी बच्चों, मसला नहीं आया। मुझे 2-4 हाथ जहां से खड़े हुए थे वहां से खड़े हुए थे, मुझे नजर आ रहे हैं। कोई मसला आया है बताओ? नहीं आया। अफाज तुम्हें भी मसला नहीं आया? इसमें किए थे एमसीक्यूज, मुझे शक पड़ रहा है तुम पे। ओके, नंबर 5 कोई मसला? एक मसला जी, इधर 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 कोई मसला आया 5 में? चलो एक को तो आ गया। हाइब्रिड में कोई मसला आया? हाथ खड़ा करें। वो 3-4 को आया हुआ है, पढ़ लेते हैं। इन विच 2 ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बी मेड? किन 2 सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय IFRS, बिल्कुल हो सकती है। इफ द एंटिटी थिंक्स दैट न्यू पॉलिसी वुड बी इजियर टू, अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सी लॉजिक है भाई? ये कौन सी लॉजिक है? कहते जी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हैं, क्यों? हमें ये दूसरी आसान लगती है। कान को नीचे देनी है उनके। उन्हें कहा भी था कि सिलेक्शन कर लो एक बार, ये कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। चेंज कर सकते हो सिर्फ 2 सूरतों में, अगर स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि बेटर प्रेजेंटेशन देगी दूसरे वाली चेंज पॉलिसी करके, हम ज्यादा बेहतर समझा सकेंगे यूजर को, ठीक है नहीं? हमें ज्यादा आसान ये लग रहा है जी, इसलिए क्या मतलब यार आसान लग रहा है? ये नहीं है बिल्कुल भी। फिर if a new accounting policy would show more favorable, अस्तगफिरुल्लाह,
आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, फाइफो से एफको पे चले जाएं, एफको से फाइफो पे चले जाएं। क्या आप एफको से फाइफो पे इसलिए जा सकते हैं कि आप प्रॉफिट्स को फेवरेबल कर लें? ये तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की कोई लॉजिकल रीजन ना हुई। और डी है, इफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिजल्ट इन मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, नाउ ए एंड बी इज द करेक्ट। वैसे ही होना नहीं चाहिए था मसला, एनीवेज हैं, ऐसे ही बस तुमने कहा ऐसे 3-4 गुजर गए, ऐसे कैसे गुजर गए? ओके, नंबर 6 में किसी को मसला आया हो? 7 वाली एग्जाम्पल मैंने क्लास में करवाई थी कल, ठीक है? 7 वाली एग्जाम्पल क्लास में करवाई थी, पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अंडर IAS 8? आगे तो नाम ही लिखा हुआ है स्टैंडर्ड का, वो कहता है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनमें से कौन सी है? क्लासिफाइंग कमीशन अर्नड एज रेवेन्यू प्रीवियसली क्लासिफाइड एज अदर इनकम। एग्जाम्पल्स में किताब के अंदर लिखा हुआ था, जब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप यार्न धागा बनाकर बेचते थे, हालात माड़े हो गए, बना नहीं सकते, लोगों का ले लेकर आगे बेचे जा रहे हैं, तो आपकी पहले कमीशन इनकम अदर इनकम होती थी, अब मेन इनकम बन गई, तो आपने जब इसको रेवेन्यू में लिखना है तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। करवाया था कल क्लास में, कल या परसों करवाया था। अच्छा, स्विचिंग टू परचेजिंग प्लांट यूजिंग लीज फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसी ऑफ परचेजिंग प्लांट फॉर कैश, ये कहा था बिजनेस पॉलिसी का चेंज है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं है। चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सब्सिडरीज इन्वेंट्री टू मेक द इन्वेंट्री इन लाइन विद ग्रुप, मैंने कहा था ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, क्योंकि सब्सिडरी ने अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको नहीं छेड़ा है, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल के अंदर सिर्फ छेड़ रहे हैं ताकि ग्रुप की पॉलिसी सेम हो जाए, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है, ये भी परसों बताया था। और रिवाइजिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ, नहीं ये तो है ही चेंज इन एस्टीमेट, ये तो चेंज इन पॉलिसी है ही नहीं, तो फिर कौन सा है जी? नंबर ए। 8 में कोई मसला आया हो? 9 में इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक, एक बच्चे को आया मसला, कहता है जी अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल है तो इसको छोड़ो, जो पढ़ा था वो याद कराओ, अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड तक जाना है, और वो करंट पीरियड भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ था, ठीक है? अब पढ़ते हैं। वो कहता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, लेकिन साथ ही उसने ये डिस्क्लोजर में लिखा हुआ था कि फिर वो इम्प्रैक्टिकेबिलिटी लिख के बता दो, ठीक है? अच्छा, इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू मेक रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, मेक द चेंज ओनली टू करंट पीरियड। देखते हैं, अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पॉसिबल, हाँ। डू नॉट मेक चेंज एट ऑल, नहीं। मेक द चेंज इन नेक्स्ट ईयर, नहीं, ये फजूल बातें लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड की बात तो सिर्फ यही है, अप्लाई द चेंज टू, है? अल्फा क्यों गलत है? अल्फा तब गलत है कि आप पूरी बात लिखी होती, उसने वो लिखा होता है इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन टू अ पीरियड, अप्लाई द चेंज टू अर्लीस्ट पॉसिबल पीरियड दैट इज अर्लीस्ट पीरियड दैट इज प्रैक्टिकेबल एंड दिस मे बी करंट पीरियड, तो फिर तो मैं मान लेता पहले वाले को सही, वो अधूरी बात है, अधूरी बात है। वो कह रहा है इम्प्रैक्टिसेबल है पिछले 10 साल तक वापस जाना, लेकिन 3 साल तक जा सकते हो, और आप एक को पकड़ के बैठ गए, नहीं जी मैं तो इसी करंट ईयर को करूंगा, तो गलत हो गया ना फिर, ठीक है? नंबर 10 में कोई मसला आया हो? अच्छा, कुछ थ्योरी ना अभी पढ़ी भी नहीं थी हमने, तो वो भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? तो वैसे एमसीक्यू टोटल कितने हैं? चले कुछ 2-3 4.5 तक पढ़ लें आज, थोड़ा सा हिम्मत, हाँ। जज़ाकल्लाह, साथ देने के लिए शुक्रिया, पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा बैठ जा, लेक्चर को नहीं अपलोड होना, इधर ही कर ले कॉल बैठ के, सिग्नल नहीं आते हैं ना। नंबर 10 में कोई मसला? जान नहीं छुड़ानी। नंबर 10 में किसी को मसला आया हो? 11 सुन लो फिर 1 मिनट, तेनू भी गाला कढ़ रहे ने मेरे नाल कोई गल नहीं, खैर है। अच्छा, ये आखिरी एमसीक्यू नहीं है। करेक्टिंग द recognition
measurement and disclosure of an amount in financial statement as if prior period error have never occurred. This is retrospective application नहीं, change in estimate नहीं, prospective restatement नहीं, बल्कि retrospective restatement. असल में ये definition मैंने नहीं ना पढ़ाई थी अभी, थ्योरी के अंदर लिखी हुई थी जो कहा था पढ़ लेना, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं अप्लाई करना पॉलिसी को ऐसे एज इफ इट हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहते हैं सही करना एरर को ऐसे जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर के बारे में है, तो यही बात यहां पर लिखी हुई थी, ठीक है। दोबारा वो कहता है करेक्टिंग द रिकग्निशन, मेजरमेंट या डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या ये सारी बात मत पढ़ो, यहां से सिर्फ इतना पढ़ो। करेक्टिंग अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ अ प्रायर ईयर एरर हैड कभी अकर ही नहीं हुआ था, हैड नेवर बीन अकर्ड। ये क्या है, वो वहां से जाकर सही करके लाए जहां पे गलती हुई थी, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहलाती है। एप्लीकेशन नहीं, वो होती है चेंज इन पॉलिसी को अप्लाई करना रिट्रोस्पेक्टिवली, उसके बारे में कहते हैं पॉलिसी को ऐसे अप्लाई करके लाना जैसे कभी ये पॉलिसी दूसरी वाली थी नहीं, यही हमेशा से लगी हुई थी, वो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होती है। और एरर को ऐसे सही करके लाना कि कभी ये हुआ ही नहीं था, ये रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कहलाती है। ये मैंने डेफिनेशन लिख के भी बताई थी दोनों। 12 में को मसला सबसे इजी यही था। 13 में एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी और कंजम्पशन ऑफ एन एसेट। अच्छा, ये डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ी हुई नहीं है, इस डेफिनेशन के ऊपर थोड़ी सी बहस मुझे करनी चाहिए, ठीक है। इसको फिलहाल पेंडिंग करें। इसकी वजह यह है कि आपको यहां पर डेफिनेशन है चेंज इन एस्टीमेट की, उसके ऊपर तो 5-1 मिनट की बात मैंने कहाँ गया, ठहर जाओ, ऐसे कैसे कर लिया। वो जब मैं समझाऊंगा तो कहोगे अच्छा हमने ऐसे तो पढ़ा ही नहीं था, ऐसे सोचा ही नहीं था। अभी नहीं कर रहे, मैंने मशवरा मांगा है तुमसे। ये वाली जो लाइन है ना, ये इट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी, ये यहां पे लिखा, असल में यहां से वो एमसीक्यू बना है, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने समझाना है जरा, इसलिए इस एमसीक्यू को फिलहाल पेंडिंग कर देते हैं, ठीक है। चले जी, एमसीक्यू वैसे भी अब यहां पे रोकते हैं और जरा थ्योरी पे वापस आ जाएं। अच्छा चलो, चेंज इन एस्टीमेट कल करेंगे, अभी प्रायर ईयर एरर करवा दूं। प्रायर ईयर एरर, अब ये माफी दे दिया मैंने, तुम फीडबैक में लिख देना क्लास जो है वो टाइम पे शुरू नहीं करता और टाइम पे खत्म नहीं करता, ठीक है। नहीं, वो अच्छी खासी बेइज्जती होती है मेरी, कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगा, पर ये ऐसे ही रहेगा, ये हमेशा से ऐसे ही है, ठीक है। ओके, तुम दिए बातें मुखालिफ से नहीं घबराते उकाब जो होते हैं, ठीक है ना। ये ओ माय गॉड, प्रायर ईयर एरर्स आर omissions or misstatements for one or more period because of failure to use information that was available when fashion prepared। और अच्छा सुनो, प्रायर ईयर एरर किसे कहते हैं, वो कहता है जी एक चीज सिरे से ओमिट हो जाना। क्या मतलब, आपने उसको लिखना था, लिखा ही नहीं, इसको कहते हैं ओमिशन, ठीक है। और मिस स्टेटमेंट कहते हैं कि जो फिगर लिखनी थी वो नहीं लिखी। तो ओमिशन भी गलती है कि एक चीज जो लिखनी थी सिरे से लिखे ही ना, और मिस स्टेटमेंट भी गलती है कि जो फिगर लिखनी थी वो लिखी तो सही लेकिन गलत लिख दी। तो वो कहता है ओमिशन हो जाए, स्टैंडर्ड कहता है ओमिशन हो जाए या मिस, सिर्फ समझने की जरूरत है, वैसे तो स्टैंडर्ड 7 होने हैं, याद नहीं करना इसमें से किसी चीज को, याद नहीं करना, सब समझना है आपने, ठीक है ना। ओमिशन हो जाए या मिस स्टेटमेंट हो जाए, क्यों, वो जी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन, ठीक है। या इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती थी, थोड़ी कोशिश करते लेकिन हमने कोशिश ही नहीं की। तो बहरहाल ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो जाना इंफॉर्मेशन की गैर मौजूदगी की वजह से, या इंफॉर्मेशन तो मौजूद थी लेकिन सामने नहीं थी तो हमने को हाथ पांव नहीं मारे, तो उस वजह से भी जो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हो गई, इसको क्या कहा जाता है, प्रायर पीरियड एरर। डेफिनेशन पढ़ो, पैरा 5 में लिखी हुई स्टैंडर्ड में, याद नहीं करना, समझ लो बस। प्रायर पीरियड एरर्स आर omissions or misstatements
फॉर वन और मोर पीरियड बिकॉज ऑफ फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन दैट वॉज अवेलेबल व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाज प्रिपेयर्ड। यानी इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो थी लेकिन हमने उसको यूज ही नहीं किया और ओमिशन या मिस स्टेटमेंट कर दी, या अवेलेबल नहीं थी लेकिन कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन ऑब्टेन। थोड़े हाथ पांव मारते तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती, उसको यूज करते तो ये ओमिशन मिस स्टेटमेंट से बच सकते थे। तो एरर की डेफिनेशन क्या हुई जी? मिस स्टेटमेंट या ओमिशन हो जाना। क्यों? इंफॉर्मेशन पड़ी थी, इस्तेमाल ही नहीं की, या इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते थे, थोड़ी कोशिश करते लेकिन वो कोशिश ही आपने नहीं की। तो फेलियर टू यूज इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन तो नहीं थी लेकिन रीजनेबली ऑब्टेन हो सकती थी, ये कोशिश ना करने की फेलियर की वजह से ओमिशन या मिस स्टेटमेंट का हो जाना, ये एरर कहलाता है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, पास्ट, करंट और फ्यूचर। ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट क्या होता है? अब ये वहां पर लिखा हुआ था जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा था मेरे दोस्त, करेक्शन ऑफ, ये बाकी मैंने कहा था छोड़ो इसको, ये जरा ना पढ़ो, आसान कर लो। करेक्शन ऑफ अमाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ प्रायर ईयर एरर हैड नेवर बीन अकर्ड। करते क्या हैं? वी रीस्टेट द फिगर्स एंड वी प्रोवाइड डिस्क्लोजर एज वेल। हम रीस्टेटमेंट भी करते थे फिगर्स की और प्रायर ईयर एरर का नोट भी बनाते थे, डिस्क्लोजर भी बनाते थे। ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबिलिटी बिल्कुल सेम उसी तरह से है जैसे पहले लिखी हुई थी यहां पर भी, कि रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट को अर्लीस्ट पॉसिबल डेट तक ले जाओ और ये करंट पीरियड भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रायर ईयर एरर्स जो हैं, ये एक एंडलेस, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट हो ही नहीं सकती भाई। एरर तो कई किस्म के हो सकते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो स्टैंडर्ड ने यहां पर लिख दी हैं। क्या जी? इन्वेंट्रीज को अंडरस्टेट कर दिया, रिपेयर को कैपिटलाइज कर दिया, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक कर दी और ब्ला ब्ला ब्ला। एरर्स की कोई लिमिट नहीं है, एरर तो किसी भी तरह का हो सकता है। एग्जाम्पल्स एक नजर पढ़ लेना। डिस्क्लोजर में क्या करते हैं? नेचर ऑफ एरर बताते हैं। वो जी रिपेयर एक्सपेंस था, रॉन्गली कैपिटलाइज हो गया, लिखते थे ना अंग्रेजी में। फिर फॉर ईच प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड, ये फर्क मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि पॉलिसी के नोट के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड लिखा है फॉर ईच करंट एंड प्रायर पीरियड, और एरर के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट इसमें लिखा हुआ है फॉर प्रायर पीरियड। करंट पीरियड नहीं लिखा, इसीलिए तो हम करंट पीरियड को जागते रहना, इसीलिए हम करंट पीरियड को प्रेजेंट नहीं करते थे। ठीक है। करेक्शन एट स्टार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि वो ओपनिंग को जो हम सही कर लेते हैं एक एडिशनल वो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट को डाल के। ठीक है। एंड इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, द सर्कमस्टांसेस के क्यों इम्प्रैक्टिकेबल हैं वो बता दो। ऐसा कोई सवाल आया नहीं कि वो कभी इम्प्रैक्टिकेबल हो, वरना तो नोट ही नहीं बनेगा, वरना तो आप सिर्फ अंग्रेजी लिख दोगे। ठीक है जी भाई। ये ओपनिंग और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये भी जवाब देगा। चलो अब छुट्टी होने लगी है फिर। ठीक है। तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की समझ आ गई? शुक्र है ये लिख लिया मैंने। ठीक है ना। जो ओपनिंग 2 बार लिखते थे, ये क्या है? प्रीवियस ईयर का ओपनिंग है। आप 16 में खड़े हैं तो 16, 15 और 15 2 बार लिखते थे ना, तो ये 15 का प्रीवियस ईयर, 15 प्रीवियस ईयर है, इसका ओपनिंग, ये एडजस्टमेंट अगर प्रीवियस ईयर की जा रही हो तो ये कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको काइंडली पढ़िएगा और एमसीक्यूज कंप्लीट कीजिएगा। कल इंशाल्लाह इसको खत्म करते हुए हम IS1 की तरफ चले जाएंगे और मैं बाय बैक ऑफ शेयर्स करवाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और संडे की एक्सपेक्टेड क्लास है एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे की, वो मैं इंशाल्लाह कल कंफर्म कर दूंगा। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज जी। ये जो मैंने संडे की क्लास कही है एक्सपेक्टेड है, ये मैं सबकी कंबाइंड करूंगा, प्री वालों की भी और पोस्ट वालों की भी इंशाल्लाह संडे को। अल्लाह हाफिज।